सर्व समाज पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है और सर्वसम्मति से मतलब कि उनको ये उपाधि मिली है। हमारे बीच में रामजीत सिंह बघेल जी हैं जो कि भारतीय सर्व समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष के तौर पर हमारे साथ में हैं जगदीश भगत जी। तीनों पदाधिकारी हमारे सामने बैठे हुए हैं, कैमरा के साथ में हैं और जिस प्रकार से 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी, पार्टी की इसमें क्या भूमिका रहेगी, हम सब पे हम बात करने वाले हैं। आपका स्वागत है अध्यक्ष जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने एक प्रदेश अध्यक्ष भी बना लिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बदलाव तो निश्चित है और अभी तो ये 13 सीटों का उपचुनाव है। इसमें भारतीय सर्व समाज पार्टी 4-5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगे और देखते हैं कि मनकेश तिवारी जी कितनी सीटों पर और फोकस करते हैं। किस मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे व्यवस्था में लड़ने जा रहे हैं। मुद्दा हमारा जो भी कुत्ता सोच समझ का कुत्ता है। मुद्दा हमारा आज भी 75 साल की आज़ादी में उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं वो ठीक से नहीं हो पाई है। एक ऐसे गांव पड़े हैं आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर, एक ज़िले के अंदर एक सरकारी स्कूल और जिसमें 40-50-60 किलोमीटर के आड़े पीछे में ऐसे गांव हैं। वो महिला है, अगर डिलीवरी का भी कोई केस आता है तो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। एक छोटा सा दिल्ली है, इसके अंदर गली गली जगह जगह पर हॉस्पिटल खुले हुए। क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ये व्यवस्था पर है? तो मेरा भारतीय सर्व समाज पार्टी चाहेगी एक ज़िले के अंदर 4-4, 5-5 हॉस्पिटल और प्रत्येक गांव के अंदर डिस्पेंसरियां खुली जाएंगी। हॉस्पिटल तो पहले बने हुए थे मगर वो हॉस्पिटल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई क्या देंगे? वो सारी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं ये लोग, अपनी मर्जी की सरकार चला रहे हैं। मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल बने हुए हैं ना, तो भाई उसकी एतराज़ किस बात किया? हाँ, उन्हें तो हमें एतराज़ इसलिए है ना कि वो इतना गरीब आदमी महंगा खर्चा नहीं भुगतान कर पाएगा। अच्छा, उस महंगा खर्चा के कारण ही तो दम तोड़ रहे हैं, उनका नंबर ही नहीं आ पाते हैं। सरकार कह रही है कि 5 लाख का बीमा करवा रहे हैं, कहीं नहीं है। वो एक आध उन्हीं के लोगों का बीमा है जो उनकी पार्टी में, जो उनकी सरकार में है, उनके अपने फेवर के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के काम हो पाते हैं। बाकी के जनता का किसी का कुछ नहीं होता। बाकी की तो जनता रो रही है। आप प्रत्येक हॉस्पिटल में जाकर के आप देखिए, खुद देखिए, चक्कर लगाइए जाकर। अच्छा, प्रत्येक बेड में जाकर के देखिए, कोई सुनवाई नहीं है। शिक्षा के ऊपर क्या रहेगा आपका? शिक्षा का भी प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र में कोई स्कूल में जब तक प्राइवेटीकरण खत्म नहीं होगा, जब तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ढंग से नहीं हो पाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर ही 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए मोदी सरकार। 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद करे हैं इन्होंने। अच्छा, मोदी सरकार में, ये बीजेपी सरकार। आप बताइए, आप कह रहे हो कि मैं बहुत बड़ा व्यवस्था तो खुले तो हैं हर गली चौराहे में, मतलब बड़े में प्राइवेट। मैं कह रहा हूँ इसी बात को कि जब तक इससे निजीकरण इस देश से खत्म नहीं होगा, 80% गरीब किसान मजदूरों का भला नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ जी, ये है। ऐसे ही स्वास्थ्य के विषय में है, ऐसे ही किसान के विषय में। ईमानदारी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। ईमानदारी, अरे बिल्कुल ही साहब, ईमानदारी के आपके सामने है। आपके सामने है ये खेल। मैं 75 साल की आज़ादी में आप रोड पर देखिए, किसान आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं किसान हंस रहे हैं और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दे तो दिए, जो उनकी मांगे थी वो पूरी तो कर दी। नहीं करी है, अभी नहीं करी है, खाली कागज कार्रवाई है इनकी। अच्छा, हाँ, अभी नहीं करी है पूरी। तब किसानों के लिए क्या योजना लेकर आओगे आप? किसानों के लिए जो इनका मूलभूत महंगाई भत्ता है वो उनको मिलना चाहिए। निवासीकरण प्रत्येक जिले के अंदर सरकारी मंडियों पे इनका किसानों का जो मूल्य है वो उन्हें मिलना चाहिए। ये मेरी मांग। 10 सीटों में से कितने प्रत्याशी उतार रहे हैं? कितने सीटों पे लड़ेंगे? अभी तो 4 सीटों पे है, आगे देखते हैं। और 4 सीटों पे? हाँ जी। चलिए, अभी हमारे बीच में बैठे हुए हैं जो नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी नियुक्ति हुई है, पहले पार्टी के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? सर, आज हमारी
आज ही हमारे पता चला कि मैं इस पार्टी में ज्वाइन किया हूँ। हालांकि इसके पहले परसों मेरी उपाध्यक्ष जी से बात हुई थी। हमारे दर्शकों को पूरा परिचय बता दीजिए पहले आप। सर, मेरा नाम मंकेश तिवारी है और संजय विहार कुलेसरा जी ब्लॉक गली नंबर 1 में रहता हूँ। आज जो भी मेरा प्रोग्राम हो रहा है मेरे घर के निवास स्थान पे हो रहा है और मैं रहने वाला बिहार के गोपालगंज ज़िले से हूँ, जहाँ 27 साल मैंने पूरा कर दिया। 2 जून 1997 को आया था और मेरा एक सपना था कि मैं बिहार का हूँ और मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं गोपालगंज ज़िले का हूँ, क्योंकि जब जंगल राज का नाम आता है तो लालू प्रसाद यादव का नाम आता है। और जैसे जंगल राज की बात किया मैं समझ में आया, मैंने कहा कि एक गोपालगंज का जंगल राज बनाया और उसी गोपालगंज का जंगल राज ख़त्म करने का वादा कर रहा है आज इतनी भीड़ के सामने में। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 27 साल मेरे पूरे हो गए और 27 साल का कैरियर मैंने देखा है, जो मैं कह सकता हूँ कि मैं बीजेपी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनके नीतियों के खिलाफ़ हूँ। अब किस फील्ड में बात करना चाह रहे हैं मुझे बताइए। शिक्षा के फील्ड में बात कीजिए आप। हमारी सरकार कहती है कि 8वीं क्लास तक बच्चों को फेल नहीं करना है, बिल्कुल कहती है, और इधर मास्टरों को 7वें वेतन दे दिया। यानी तुम्हें पेमेंट मिल रहा है ना, चुप रहो। पहली क्लास में बच्चा नहीं पढ़ेगा, दूसरी में डाल दो, दूसरी में नहीं पढ़ रहा तीसरी में डाल दो, तीसरा नहीं पढ़ रहा चौथे में डाल दो, 5वें में डाल दो, 8वीं तक डाल दो। ये सबको पता है कि उस बच्चे को जड़ इतनी कमज़ोर कर दो कि कभी IAS का सपना न ले। ये तो शिक्षा की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी बात मैं कहूँगा जनधन योजना। प्रधानमंत्री जी मुझे बताएं कि जनधन खाता से कितने को फ़ायदा मिला? एक भी नहीं। जो हमारी बहू बेटी पैसा छिपा के रखती थी, इमरजेंसी में हमें देती थी, मोदी जी ने उसको भी छीन लिया। तीसरी बात मैं कहूँगा श्रम कार्ड। एक आदमी के 150 रुपये लगे थे श्रम कार्ड में। प्रधानमंत्री मुझे बता दें श्रम कार्ड से कितने को फ़ायदा मिला। चौथी बात मैं कह रहा हूँ, पूरे इलेक्शन में ढिढोरा पीटा है इन्होंने, प्रधानमंत्री ने, आयुष्मान कार्ड। प्रधानमंत्री मुझे जवाब दें कि आयुष्मान कार्ड से कितने को फ़ायदा मिल रहा है? केवल कार्ड ही बन रहा है, इलाज नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री साबित तो करें कौन सा हॉस्पिटल इलाज कर रहा है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे नोएडा के सांसद भी नहीं कर रहे हैं, अलाउ नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं कहूँगा, मैं 2 जून 1997 को मोजेरबियर कंपनी, कमलनाथ की कंपनी में ज्वाइन किया था। 4 नवंबर 2017 को कंपनी हमारी बंद हो गई, धोखे से बंद किया गया। मोजेरबियर तो बहुत बड़ी कंपनी थी वो। जी, कमलनाथ की कंपनी। 1 नवंबर 2017 को माननीय कंपनी वालों ने एक मैसेज लिखा कि चूँकि ये ग्रेटर नोएडा है और इसके लिए पॉल्यूशन के वजह से हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे HFO से प्लांट नहीं चला सकते, इसलिए CNG में कन्वर्जन कर रहे हैं, इसलिए 2 दिन का छुट्टी चाहिए। पुनः नियम अनुसार 4 नवंबर को कंपनी खुलेगी। सारे वर्कर सोचे कि सचमुच 2 दिन की छुट्टी होगी। माननीय कमलनाथ जी ने 2 तारीख को पूरा सर्वर रूम उठा करके MP में शिफ्ट कर दिया और 3 तारीख को 18 ट्रक लगा के माल लोड हो रहा था। जब यहीं के SHO ने जब टूर पे जा रहा था, उसने देखा और 18 ट्रक का चाबी ले लिया। और उसके बाद हमारे तेजपाल नागर विधायक जी सुन रहे होंगे और सुनेंगे, उन्होंने कोई हेल्प नहीं किया। हमारे महेश शर्मा सांसद जी हमारा कोई हेल्प नहीं किया। यहाँ तक कि सेक्टर 80 में प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी आए थे और कहते हुए शर्म आ रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री आपके योगीनाथ जी जब हमारी यूनियन गई थी तो उनका एक ही जवाब था कि तुम लोग नेता बनने आए हो। इन्होंने साबित कर दिया कि चाहे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या यूपी का मुख्यमंत्री, दोनों एक है। अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सर्व समाज पार्टी जो ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, आज से इनके जिम्मेदार जो भी इनकी बातों को, इनका क्या मैनिफेस्टो को, उसको समझूंगा और बेहतर से बेहतर करने का वादा कर रहा हूँ। कोशिश यही रहेगी कि हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जितने विश्वास मेरे ऊपर किए हैं उसका ब्याज सहित वापस करने का वादा कर रहा हूँ। तिवारी जी एक प्रश्न है, वो हालांकि पर्सनली पूछिए। आप बता रहे हैं कि राजनीति में मतलब कि 1 साल हुए हैं, मतलब कि आए हुए हैं जी। आपका मतलब कि बिहार स्टेट पड़ता है जी, वहाँ से तो बहुत सारे IAS PCS ऑफिसर्स मतलब बने हुए हैं। तो आपको उस लाइन में जाना चाहिए था, पहले से तैयारी करना चाहिए। सर यही तो कहना चाह रहा हूँ,
बिहार का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस अगर पैदा करता है तो बिहार ही करता है। यूपी का 1 नंबर में स्थान कभी नहीं आएगा और दिल्ली का तो आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता। फिर वहाँ के शिक्षा व्यवस्था के बारे में कैसे मुझे कहाँ की बात कर रहे हैं आप? बिहार की। सर 15 साल पहले हमारे नीतीश कुमार ने बोला था, उन्होंने गुजरात की नकल किया था। सबसे पहले गुजरात में दारू बंद हुआ और गुजरात में भी जहाँ मर्जी दारू ले लो। और 15 साल पहले नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने थे तो भी बोला था कि दारू बंद। और बिहार में भी अगर ट्रक का भी चाहिए तो 1 ट्रक का आधा पैसा दो, माल पहुंच जाएगा। ये हमारे मुख्यमंत्री की उपलब्धि है। अच्छा, और कुछ ब्लैक मुझे समझ में नहीं आता कि ये कौन सा मुख्यमंत्री है जिसका प्रशासन नहीं सुन रहा है। ये बॉर्डर कैसे पार हो रहा है? जहां मर्जी वहां दारू ले लो और 15 साल पूरे कर लिए। अब ज़्यादा क्या कहूँगा फिर। जगदीश ठाकुर जी जगदीश भगत जी हैं जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या संदेश है आपकी तरफ से? और चुनाव जो अभी आने वाले हैं 10 सीटों पे यूपी में चुनाव है, तो उसकी क्या पूरी नीतियाँ हैं आपके पास? देखिए, फ़िलहाल तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो उपचुनाव है 10 सीटों पे यूपी में, ऑलरेडी हम 4 सीटों की तैयारी कर चुके हैं और देखते हैं आगे। अगर इतनी बड़ी पार्टी 3 सीटों पर लड़ रही है तो हम तो फिर भी बहुत पीछे हैं। हमने 4 की तो तैयारी करी है। जब कांग्रेस अपनी 3 सीटों पर उतार रही है अपने कैंडिडेट, तो हम तो अभी बहुत पीछे हैं उनसे, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम आगे आए। नहीं, मुद्दे अगर होते हैं तो आप 10 सीटों पर देखो, मुद्दे मेरी बात सुनो, मुद्दे तो है ना, लेकर यूपी में लेकर घूम रही थी और जनता उसको पहचान गई है। मुद्दे तो झूठे वादे, एक उसमें आने के लिए, आप इलेक्शन जीतने के लिए झूठे वादे करोगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो खाली जुबान से बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। करना जो भी काम हमने अपनी पार्टी सर्व समाज पार्टी की तरफ से जो हमने जनता को वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे। फालतू के कि हम ये फ्री करवा देंगे, वो फ्री करवा देंगे, ऐसा कोई मुद्दा हमारी पार्टी का नहीं है। हमें रोज़गार से लड़ाई हमारी शिक्षा और रोज़गार की है। रोज़गार होगा, हम कमा के खा लेंगे। और हेल्प गवर्नमेंट की भी जो हमारे हिस्से में जो टैक्स आता है वो भी देंगे। वो तो वैसे ऑलरेडी सब किराए पर लगा दिया तो जाता ही है गवर्नमेंट के हिस्से में। तो हमारा फ्री का मुद्दा कोई नहीं है। जनता को हम गुमराह नहीं करेंगे। केजरीवाल जी तो हर परिवार में 1500 रुपये बचा रहे हैं। किस चीज़ के बच रहे हैं? बिजली का बिल, पानी का बिल। चलो मैं ये भी आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ। दिल्ली में ही मेरा मकान है और ज़्यादा बड़ा मकान है, नीचे ही मकान है। सिर्फ एक ही फ्लोर का मैं बिल बता रहा हूँ आपको। 14,190 रुपये का बिल मैंने 14,990 रुपये का बिल भरा है, एक ही महीने का 26 दिन का बिल। अच्छा, अब बताओ मैं कौन सी फ्री चला रहा हूँ जी? ये सब पागल बनाने वाली बात है। आप जो बिजली का बनता है वो जायज़ लीजिए। ये नहीं कि 10 आदमी को आपने फ्री दे दिया और 90 आदमियों पर आपने चार्ज लगा कर वापस ले लिया, तो वो कोई फ्री नहीं है। ये घोटालाबाजी है। केजरीवाल तो सबसे बड़ा वो है धोखेबाज। अच्छा, सबसे बड़ा धोखेबाज केजरीवाल है। एक मिनट सर, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, बनो पूर्ण बहुमत से। देखो, जनता को गुमराह किया, लेकिन अब जनता सुधर गई है। जनता सब हर चीज़ से इनकी चालों से तो गई है। बीजेपी को जो झटका दिया है, ठीक है, आने वाले टाइम पे इनको और भी झटका मिलने वाला है। ठीक है। तिवारी जी क्या कहना चाहेंगे? मतलब इन्होंने तो 2 सितंबर 2023 नरेला में मैंने एक सभा किया था, जहां पूर्वांचल बिहार फ्रंट की तरफ से लिट्टी चोखा का प्रोग्राम हुआ था, जहां मैंने कहा था कि हमारी सरकार कहती है, मैं भी गया था उसमें, लेडीज को 1,000 रुपये दूंगा, जेंट्स को बोतल दूंगा। ये हमारी केजरीवाल सरकार की मोनोफेस्टो कि लेडीज को 1,000 रुपये दे दो चुप रहने के लिए और जेंट्स को 1 बोतल पकड़ा दो और इनको इसी में हस्बैंड वाइफ को ले जाते रहो ताकि ये हमारा तरक्की ना करे। हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि बाहर के लोग 200 रुपये का टिकट करा के हमारे हॉस्पिटल में इलाज कराते हैं।
मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कितने हॉस्पिटल बनाया, मुझे बता दो। जवाब नहीं होगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जब शपथ लेने गए थे तो मेट्रो से गए थे कि ना गाड़ी चाहिए ना बंगला चाहिए। आज आप पूछ सकते हो कि उनके घर में 40 लाख का पर्दा क्यों लगा है। यही हमारे मुख्यमंत्री अन्ना हजारे के आंदोलन में झंडा हिलाते थे, आज वो पूछते भी नहीं है कि मेरे गुरु कहाँ है। लोकपाल जन लोकपाल कहाँ गया? कैसे बात करूं सर, ये बताइए तो सही। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हमारे मुख्यमंत्री लेडीज को बस सुविधा फ्री क्यों दे रहे हैं। अरे महिलाओं का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है सर। बिल्कुल नहीं, मैं साबित कर दूंगा कि उन्होंने हमारे घर को बर्बाद करने का ठेका ले लिया है। अच्छा, क्योंकि हस्बैंड जाता है ड्यूटी और वाइफ जाती है घूमने, क्योंकि बस फ्री है। आप सीधा सीधा मतलब महिलाओं के ऊपर डायरेक्ट मैं बोलता हूँ, इनडायरेक्ट तो बोलता ही नहीं हूँ। अच्छा। मेरी आदत ही नहीं है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलने की। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी आइए, आपका स्वागत है, किसी भी चैनल पे बैठ सकते हैं और मैं साबित कर दूंगा कि आप खत्म हैं, अब आराम से घर बैठ जाइए। अच्छा था कि आप आईएएस की तैयारी आईएएस की कर रहे थे। मैं ये पूछना चाहता राजीव ने हूँ गलत कि कर दी। पूरे देश के अंदर किसी भी बहन बेटी ने अपना किराया फ्री करने का कोई किसी सरकार से वादा किया है? और गारंटी कोई ले मांग रहे करी है? हैं। जिस दिन हमारी सरकार दिल्ली में बनती है, बस फ्री बंद, बिजली फ्री बंद, पानी फ्री बंद, फ्री की आदत खत्म कर देंगे। क्योंकि जब से फ्री की आदत लग रही है तब से हमारा देश बर्बाद हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री से भी कहता हूँ कि राशन फ्री बंद कर दो। देखिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें फ्री नहीं। भूखों का दाना दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सेवा कर रहे हैं, तो इसमें क्यों सेवा करने सर 5 किलो अनाज, एक हर भारतीयों की कीमत लगा रखा प्रधानमंत्री ने 5 किलो अनाज। तो फ्री में तो मिल रहा है ना। और मेरी बात सुनिए, जब 5 किलो अनाज लोग लेने जाते हैं तो पूरे दिन की दिहाड़ी जाती है, और 5 किलो अनाज की कीमत कितनी? और 5 किलो मिलती नहीं है, वो 4 ही किलो मिलती है। तो उसी सुपरमैन की सुपर पावर तो वही जनता है ना। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ राशन कार्ड गरीबों के बनते नहीं है। गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनते हैं, चक्कर लगा के थक जाता है, नहीं बनता है। 2000 दे दो, 1500 दे दो, चुप हो जाता है। प्रधानमंत्री झूठे वादे कितना करेंगे, बहुत जुमला कर दिया। देख लो, आपके लोगों ने जिताया है सर, आपके लोग ऊपर चढ़ जाएंगे, आपके ऊपर उसका जवाब मैं दूंगा। मैं लोकसभा लड़ी है वहाँ से, मनोज तिवारी के सामने मैंने लोकसभा लड़ी है, उसका जवाब मैं देता हूँ। आज मैं वादा करता हूँ कि मनोज तिवारी के सामने मैंने जब इलेक्शन लड़ा था, और आज भी कह रहा हूँ कि अब दोबारा इलेक्शन किए जाए और दोनों के बीच किए जाए। अगर मनोज तिवारी वहाँ से सीट निकालता है तो मैं ज़िंदगी भर मनोज तिवारी की गुलामी करूँगा। ये सोची समझी चाल थी। तिवारी के खानदान के हैं ये। बेशक हो, मुझे इससे नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने भी तो हीरा वही ढूंढा ना। जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहा काटता है। अगले बार ठीक है, तो अगले बार अगर मनोज तिवारी का तो तिवारी एक मिनट, मैं एक वादा करता हूँ आज प्रधानमंत्री जी से, मेरा अनुरोध है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी जी सांसद बने हैं, हमने भी वहीं से इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, हम अपनी हार को हार के जी बताया इन्होंने, हमने अपनी हार को हार के उनको किया। इज्जत बताइए मनोज तिवारी की। वो मनोज तिवारी ने जो षड्यंत्र रच के जीता है ना, मैं आज भी कह रहा हूँ प्रधानमंत्री से इस सीट पर दोबारा इलेक्शन करवाए और मनोज तिवारी को जिता के दिखाए। अच्छा, एक प्रश्न और है। जी बोलिए। जैसे पहले कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस जनता ने हरा दी, फिर आई बीजेपी, किस नाम पर आई? धर्म के नाम पर। वो जीती, वो भी हरा दी। पहले सुनो ना। हाँ बोलिए। फिर आई मायावती, मायावती को भी हरा दिया। पहले उन्होंने ब्राह्मण के लिए, क्षत्रियों के लिए बड़ा कहा था, तो ठीक है ना, तो वो ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया, वो हार गई। फिर ब्राह्मण का नारा लगाया, क्षत्रिय नारा लगाया, फिर वो जीत गई, है ना। अखिलेश यादव जीत गए। अखिलेश यादव क्यों जीत गए? क्या किसानों का पूरा जो है वो माफ़ कर दिया, कहा था पानी फ्री, ठीक है ना। तो जो शिक्षा मित्र थे, उन्होंने 69,000 शिक्षा मित्र लगाए थे, वो भी जनता ने बदल दिए। ऐसा न हो कि आप दे करके, जुमले दे करके आप जीत जाए जनता को बेकार करके, ऐसा ना हो दोबारा फिर जीत। देखिए, मैं शर्मा जी, उसका मैं आपको आपकी बात का मैं जवाब दूंगा। हमने पहले ही कर दिया कि हम कोई ऐसा वादा, फ्री का कोई वादा नहीं कर रहे हैं।
किसान हमारे देश की शान है और हमारी जान है। किसान के लिए अगर पानी फ्री कर दिया तो कोई उस पर वो एहसान नहीं किया किसी चीज़ का, उसका अधिकार है। वो कमा के हमारे को खिलाता है, पूरे देश को खिलाता है। अगर किसान ने आज हल अपना वो रख दिया तो पूरी जनता का आकार मच जाएगा और भूखे मर जाएंगे। ये प्लास्टिक का अनाज, मोदी जी प्लास्टिक का अनाज के दाना बना के नहीं खिलाएंगे। अगर उनको प्लास्टिक का अनाज ले आया और उसका आटा बना के और उसको खिला दिया, वो तो पैदा ही किसान करेगा। किसान को कोई भी फ्री दे रहे, कोई उस पर ध्यान नहीं कर रहे। लेकिन बाकी जो ये बाकी के जो आपने बिजली फ्री कर दिया, आप पे किराया फ्री कर दिया, बिल्कुल बंद कर दो, हम इसके खिलाफ हैं। और दूसरा मैं एक ये जो हमारी बहनों के साथ में, डॉक्टरों के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो लड़कियों के साथ में अभी जो है, इनको किस लिए जेल में डाला जा रहा है? जेल में क्यों डाल रहे हैं? सीधा जब वो गुनहगार है तो उसको फांसी तोड़ो। जैसे उसमें हुआ है जर्मन, उसमें ऑस्ट्रेलिया में हुआ है सीधा। हाँ जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस चीज़ को आप, जनता ने आपको बनाया है, जनता ने आपको चुना है, तो उसका 3 बार के प्रधानमंत्री जनता तो बनाइए। जनता जनार्दन है, जनता के बगैर कुछ नहीं है। और जनता पे अत्याचार हो रहे हैं। अब वहाँ पे बंगाल में जो उधर हिंदुओं के साथ में कितना अत्याचार हो रहा है। अब क्यों चुप बैठे हमारे प्रधानमंत्री जी? जब वहाँ पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदुओं को फूका जा रहा है, काटा जा रहा है, वहाँ पे बहन बेटियों के साथ में बुरा अत्याचार किया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, तो प्रधानमंत्री जी अब चुप क्यों हैं? बांग्लादेश में जो कांड हो रहे हैं, अब हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों चुप है? अब उस पर सामने क्यों नहीं आते प्रधानमंत्री जी? जवाब क्यों नहीं देते? बचाओ उनको, हिंदुओं को। चलिए, उनसे ज़्यादा तो कट्टरपंथी हमारे हिंदुस्तान में है। हमारा देश का विभाजन क्यों हुआ, इसके जिम्मेदार आपने ही बोला, कांग्रेस पार्टी। जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था, इसीलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की बंटवारा किया गया। और जब इन्होंने देखा कि हो सकता है कि आज मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान कर रहा हूं और पाकिस्तान मेरी बराबरी कर रहे, आगे मेरे पे आक्रमण करे, तो उन्हीं की देन है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए जो बांग्लादेश है। और प्रधानमंत्री 2014 में आए तो इन्होंने एक नारा दिया भ्रष्टाचार का। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से कि बांग्लादेश कौन है? हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्री हैं, अर्थव्यवस्था जब बिल्कुल ख़राब थी तो 400 का सिलेंडर बेचा था। और मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि बताइए सिलेंडर कितने का मिल रहा है? जब 60 रुपये पेट्रोल होता है तो प्रधानमंत्री उस समय आंदोलन करते हैं। आज पेट्रोल कितना है, क्या प्रधानमंत्री जवाब दें? मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि ये मनमोहन सिंह को कहते हैं कि वो बोलते नहीं थे, पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसका भारतीय करेंसी पे साइन है, और वो है मनमोहन सिंह, क्योंकि प्रधानमंत्री के पहले गवर्नर आ चुका है, अर्थशास्त्री है। और उस आदमी को नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस वालों ने स्वीकार कर दिया। प्रधानमंत्री जी मुझे जवाब तो दें, किस फील्ड में आना चाह रहे हैं, कौन सा काम किया उन्होंने? इन्होंने साबित कर दिया कि ये राजतंत्र है, ये प्रजातंत्र नहीं है। अब मैं तुम्हारा राजा हूँ, जब मर्जी थाली पिटवाता हूँ, जब मर्जी दिया जलवाता हूँ, जब मर्जी नोट बंद करता हूँ। ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।